फिल्म एक डिस्टोपियन भविष्य में शुरू होती है जिसमें कॉमन ग्राउंड नामक एक भूमिगत जेल जैसी सेटिंग दिखाई जाती है जहां कई गार्ड गश्त करते हैं। इस स्थान पर हमारा परिचय हमारे नायक से होता है, फ्रेंडन ब्लाइथ, जो एक छोटे से शयन कक्ष में जागता है। उठने से पहले वह कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। वास्तविक जीवन कैसा है ये याद दिलाने के लिए केवल कुछ ही बचे हैं। इससे पता चलता है कि मानवता उन्नत मशीनों और प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रतिस्थापित होने के कगार पर है। फ्रेंडन मैरी नाम की एक महिला से मिलने के लिए एक सुरंग से गुजरता है, जो एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसकी परवाह करती है। वह उसे अपनी मां के रूप में संबोधित करता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि उसकी असली मां बहुत समय पहले यह जगह छोड़कर चली गई थी। फिर वह उससे आग्रह करती है कि वह आज इस जगह से बाहर निकल जाए क्योंकि पोस्ट 21 पर बार टूट गई है। फ्रेंडन उसे साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देती है कि उसे कुछ अधूरा काम करना है। जब वह उसे अकेला छोड़ने में झिझकता है तो वह उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि वह एक चतुर व्यक्ति है और जब तक वह सोच सकता है कोई भी उसे नहीं हरा सकता। अपने रास्ते अलग करने से पहले वह उसे एक आदमी की तस्वीर देती है और उसे खोजने के लिए कहती है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। फ्रेंडन फिर निकास चौकी की ओर जाता है और सतह पर कुछ समय बिताने के लिए विश्राम का अनुरोध करता है। इससे पता चलता है कि यह 15 मिनट का ब्रेक है जो लोगों को बाहरी दुनिया देखने के लिए 6 महीने में एक बार मिलता है। काउंटर में एक महिला गार्ड अपनी बांह पर 15 मिनट के लिए घड़ी की टिक टिक के साथ एक छोटा सा उपकरण लगाती है। वह उसे समय समाप्त होने से पहले वापस आने की चेतावनी देती है, अन्यथा उसे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि फ्रेंडन के मन में कुछ और है, क्योंकि वह इस कीमती 15 मिनट को गिनने की कसम खाता है। इसके बाद फ्रेंडन भूमिगत सुविधा से बाहर निकलता है और पोस्ट 21 की खोज शुरू करता है। वह जल्द ही इसका पता लगा लेता है, लेकिन गेट कांटेदार रेजर तारों के एक समूह से ढका हुआ है। इसके बावजूद वह वहां से निकलने के लिए कृत संकल्प है और आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में उसे कई घाव लगे, लेकिन किसी तरह वह दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो गया। आगे बढ़ने से पहले वह अपनी कलाई पर लगे उपकरण को हटा देता है। बाद में जब फ्रेंडन एक बर्बाद शहर की सड़कों पर घूमता है तो उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति ऑगस्टस पर पड़ती है। यह आदमी तस्वीर में वही व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा है। फ्रेंडन ने अपना परिचय दिया और बताया कि कैसे वह आजादी की तलाश में कॉमन ग्राउंड से गुजरा। वह यह कहते हुए मैरी के नाम का भी उल्लेख करता है कि उसे उसके द्वारा भेजा गया था। यह सब सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है जहां वे बात कर सकते हैं। ऑगस्टस उसे अपने कबाड़ी के घर ले जाता है, जहां वह उसकी चोटों की देखभाल में मदद करता है। इस दौरान बूढ़ा व्यक्ति कॉमन ग्राउंड से भागने का कारण पूछता है तो फ्रेंडन बताता है कि उसे अपनी मां को ढूंढने की जरूरत है। ऑगस्टस एक शर्त के तहत उसकी सहायता करने के लिए सहमत होता है कि फ्रेंडन को भी उसकी मदद करनी होगी। हमारा नायक आश्चर्यचकित है कि वह कैसे मदद कर सकता है और बूढ़ा व्यक्ति उसे सभी रहस्यों, अपराधों के साथ साथ कॉमन ग्राउंड के आंतरिक कामकाज का खुलासा करने के लिए कहता है। उनकी बातचीत अचानक एक युवा लड़की द्वारा बाधित हो जाती है जो ऑगस्टस के पास दौड़ती हुई आती है। बूढ़ा आदमी बाहर आता है और देखता है कि 2 पुलिस अधिकारी उसका पीछा कर रहे हैं, बर्नार्ड और लेटी। लड़की को बचाने की कोशिश में वह अधिकारियों से उसे जाने देने के लिए कहता है, यहां तक कि यह आश्वासन भी देता है कि वह अब से उसकी जिम्मेदारी लेगा। हालांकि अधिकारी बर्नार्ड ने उसकी चिंता पर ध्यान नहीं दिया और लड़की को बेरहमी से गोली मार दी। इससे बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और फिर अधिकारियों के साथ हाथापाई पर उतर आता है। यह देखकर फ्रेंडन ने ऑगस्टस को बचाने के लिए आगे आने का फैसला किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ चले गए क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को गोली लग गई। इस घटना के बाद 2 अन्य पुलिस अधिकारी, ऑटिस ब्रिल और टिली वी, एक उन्नत व्हील चेयर में फ्रेंडन को रोकते हैं और उसे अदालत में ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि अदालत कक्ष में कोई मानव न्यायाधीश या जूरी नहीं है। ये पूरी तरह से उन मशीनों द्वारा नियंत्रित होता है जो स्वचालित न्याय प्रदान करती हैं। मशीन की स्क्रीन पर एक आभासी न्यायाधीश की आकृति दिखाई देती है और फ्रेंडन से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उस पर कॉमन ग्राउंड सुविधा से भागने और 3 लोगों की हत्या करने का आरोप है, युवा लड़की, ऑगस्टस और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम ऑफिसर बर्नार्ड है। जज के मुताबिक अगर वह दोषी साबित हुआ तो उसे तुरंत व्हील चेयर पर बिठाकर फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर टिल्ली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऑटिस उसे बताता है कि पीड़िता को कुछ भी महसूस नहीं होगा और वह शांति से मर जाएगी। इसके तुरंत बाद एक वकील फ्रेंडन का मामला पेश करने के लिए दूसरी स्क्रीन पर दिखाई देता है। हालांकि फ्रेंडन ने स्वयं बचाव करने की इच्छा व्यक्त की और न्यायाधीश से वकील को बर्खास्त करने का अनुरोध किया। एक चतुर व्यक्ति होने के नाते वह मशीनों को चकमा देने के लिए अपनी संजनात्मक क्षमता का उपयोग करता है, जिससे सिस्टम को कई अंतरालों का सामना करना पड़ता है। जबकि सिस्टम को संसाधित होने में समय लगता है, अधिकारी ऑटिस फ्रेंडन से पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो फ्रेंडन जवाब देता है कि वह अपनी मां को खोजने के लिए अपना रास्ता बना रहा है।
इसके अलावा उनका मानना है कि हर किसी को स्वतंत्र होने और अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है। जैसे ही अदालत प्रणाली फिर से ऑनलाइन हो गई, फरेंडन ने सुनवाई शुरू होने से पहले अदालत में 12 जूरी की उपस्थिति की मांग की। कुछ देर तक पिछड़ने के बाद सिस्टम सहमत हो जाता है और स्क्रीन पर 12 यादृच्छिक लोगों की यादें प्रस्तुत करता है, जिनमें से सभी दुखी दिखते हैं। इसके बाद फ्रेंडन कई तरकीबें और तार्किक तर्क देना शुरू कर देता है, जिससे मशीन निरुत्तर हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके मस्तिष्क से जुड़ा एक उपकरण एक विद्युत तरंग छोड़ता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। टिल्ली चिंतित प्रतीत होती है, लेकिन ऑटिस उससे कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि वह अभी भी सांस ले रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर फ्रेंडन 15 मिनट में होश में नहीं आया तो वे तकनीकी लोगों को बुलाएंगे। इंतजार करते समय टिली को याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे बताया करती थी कि दुनिया एक अंधेरी जेल की तरह बन गई है और हर किसी को बिना दरवाजे और खिड़कियों वाले कमरे में बंद कर दिया गया है। अपने अवचेतन मन में फ्रेंडन खुद को एक मैदान पर लेटे हुए ऑंगस्टस के साथ बातचीत करते हुए देखता है। वह सब कुछ त्यागना चाहता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उसे याद दिलाता है कि कैसे एक अकेला बौद्धिक व्यक्ति इस मशीन प्रधान दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। वह उसे लड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मशीन उसके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं हरा सकती। थोड़ी देर बाद फ्रेंडन जाग जाता है और बहादुरी से मुकदमा जारी रखने का फैसला करता है। फिर जज उसे 3 लोगों की तस्वीरें दिखाता है जिनकी हत्या का उस पर आरोप है। उनका दावा है कि पिस्तौल पर फ्रेंडन के फिंगरप्रिंट हैं, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह अपराधी है। इसके बाद फ्रेंडन ने अपनी पूरी समस्या समझाते हुए अपना बचाव शुरू किया। उनके अनुसार उनका जन्म 27 साल पहले कॉमन ग्राउंड में हुआ था और उन्हें अपना शेष जीवन भूमिगत अंधेरे में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह पहले से ही 16 साल का था जब उसने पहली बार सूरज देखा। आमतौर पर किताबें नहीं होने के कारण बच्चों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। उसने जो कुछ भी सीखा वह शनिवार की रात की फिल्मों से सीखा। इस सब के परिणाम स्वरूप वह हमेशा उस शाश्वत अंधेरे से बाहर निकलने और अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए तत्पर रहता था। फिर भी न्यायाधीश उसकी सारी पिछली कहानी को मामले के लिए अप्रासंगिक मानता है और उसे मुद्दे पर आने का आदेश देता है। जवाब में फ्रेंडन ने दावा किया कि अधिकारी बर्नार्ड ने ऑगस्टस के साथ साथ युवा लड़की को भी मार डाला, उसे नहीं। हालांकि वह स्वीकार करता है कि उसने ऑगस्टस को बचाने के लिए अधिकारी बर्नार्ड की हत्या कर दी। यह सुनकर जज कहते हैं कि पुलिस अधिकारी की हत्या एक गंभीर अपराध है, इसलिए फांसी अनिवार्य है। फ्रेंडन ने यह कहते हुए लड़ने की कोशिश की कि अधिकारी युवा लड़की पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सड़कों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए। बहरहाल जज ने उनकी चिंता को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कैमरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी घटना का गवाह है, ऑफिसर लेटी। इसके बाद अधिकारी लेटी एक स्क्रीन पर प्रकट होता है और घटना का वर्णन करना शुरू करता है। वह बताते हैं कि कैसे फ्रेंडन ने विवाद को उकसाया और छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनके अनुसार अधिकारी बर्नार्ड ने लड़की को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी बंदूक गिरा दी। फ्रेंडन ने इसका फायदा उठाया और आसपास मौजूद सभी लोगों को गोली मारने के लिए बंदूक उठा ली। फ्रेंडन का दावा है कि अधिकारी झूठ बोल रहा है, लेकिन न्यायाधीश ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। अपने दावे को साबित करने के प्रयास में वह जज से घटना के मुख्य गवाह ऑगस्टस तक पहुंच लाइन जोड़ने के लिए कहता है। हालांकि न्यायाधीश ने शुरू में दावा किया कि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है, फ्रेंडन ऑगस्टस के मस्तिष्क तक पहुंचने पर जोर देता है। इसके बाद मशीन बुजुर्ग व्यक्ति के मस्तिष्क से स्मृति को पुनः प्राप्त करती है, जिसमें वह घटना दिखाई देती है जो उसने अपने निधन से पहले देखी थी। वीडियो वास्तविक घटना को दर्शाता है, पुलिस द्वारा छोटी लड़की को गोली मारना और फिर ऑगस्टस के साथ विवाद करना। बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए फ्रेंडन ने हस्तक्षेप किया और अधिकारी बर्नार्ड को मार डाला, लेकिन अधिकारी लेटी ने फिर भी ऑगस्टस को मार डाला। कुछ क्षण बाद अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मरते हुए ऑगस्टस से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जिसने उसे गोली मारी थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, एक पुलिस अधिकारी। इस वीडियो साक्ष्य को देखने के बाद स्क्रीन पर सभी जूरी सदस्य यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फ्रेंडन दोषी नहीं है। हालांकि न्यायाधीश अभी भी अड्डा हुआ है और उसे अधिकारी बर्नार्ड की हत्या के लिए दोषी ठहराया। परिणाम स्वरूप निर्दोष फ्रेंडन को उसकी व्हील चेयर पर वापस खींच लिया जाता है और उसे फांसी के लिए तैयार किया जाता है। अधिकारी टिल्ली सहित जूरी सदस्यों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई, जिससे अदालत में अराजकता फैल गई। इससे अदालत प्रणाली खराब हो जाती है, इसलिए अधिकारी ऑटिस एक तकनीकी व्यक्ति को बुलाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच टिल्ली संयमित फ्रेंडन के पास जाता है और उसकी मदद न कर पाने के लिए माफी मांगता है। वह व्यक्त करती है कि अगर वह उसका दोस्त होता तो उसे गर्व, खुशी और सम्मान होता। कुछ ही समय बाद मशीन से एक लंबा और नुकीला तंबू निकलता है जो फ्रेंडन के सिर पर लगा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अधिकारी ऑटिस फिर तकनीकी व्यक्ति के साथ वापस लौटता है, जो बहुत ही लापरवाही से व्यवहार करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो।
वह इस घटना को बस एक तकनीकी गड़बड़ी कहकर संबोधित करता है और चला जाता है। अगले दिन टिल्ली अदालत कक्ष में जाता है और उसे फ्रेंडन का पहचान पत्र फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, वह अचानक स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे वह सदमे में आ जाती है। वह सोचती है कि यह कैसे संभव है, जिस पर वह एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन करता है। जूरी सदस्य जो उसके पक्ष में थे ने अदालत प्रणाली में हेरफेर किया और उसकी यादों और व्यक्तित्व के साथ उसके मस्तिष्क को पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने उसे मशीन का एक हिस्सा बना दिया ताकि वह कोशिश कर सके और अन्य निर्दोष लोगों को भी उसी भाग्य का सामना करने से बचा सके। जब टिल्ली उस पर विश्वास नहीं करती तो फ्रेंडन की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है, जिससे साबित होता है कि उसका दिमाग अभी भी जीवित है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि संपूर्ण भ्रष्ट अदालत प्रणाली को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। टिल्ली अंततः सहमत हो जाती है, इसलिए फ्रेंडन का अनुमानित संस्करण उसकी ओर चलता है और पहले उसके शरीर के साथ विलीन हो जाता है, जो परिवर्तन लाने के उनके एकजुट प्रयास का प्रतीक है।